पाब्लो एस्कोबार की तरह एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट खड़ा करके उसे ऑपरेट करने वाला दाऊद इब्राहिम भले ही भारत से बिलोंग करता हो, लेकिन वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपना दखल और पहुंच रखता था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डी कंपनी के उन 4 पिलर्स की जिनकी बदौलत इस क्राइम सिंडिकेट ने सिस्टम को मुंह चिढ़ाते हुए अपने आप को एक कॉर्पोरेट कंपनी में बदल दिया, जिसमें बाकायदा क्रिमिनल्स को रिक्रूट किया जाता था, उन्हें मंथली सैलरी दी जाती थी, उनके जेल जाने पर उनकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता था, और इतना ही नहीं, उनके लिए अदालत में केस लड़ने का खर्चा भी डी कंपनी उठाती थी। आज भले ही डी कंपनी का मुंबई में वो दबदबा ना नजर आता हो, लेकिन साल 2015 में दाऊद इब्राहिम ने कुछ ऐसा किया कि अचानक हिंदुस्तान के तमाम एजेंसियां एक्टिवेट हो गई। लेकिन इसके बावजूद दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जैसे क्रिमिनल को पकड़ने का ख्वाब हमारी जांच एजेंसियों के लिए केवल ख्वाब बनकर रह गया था। आज की तारीख में भले ही दाऊद इब्राहिम के ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम हो, लेकिन दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है, और यही वजह है कि उसके ऊपर इनाम की रकम की ये तो एक छोटी सी झलक बस है। सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपयों का इनाम है। दाऊद इब्राहिम के अलावा छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन, जावेद चिकना, छोटा राजन, शरद शेट्टी जैसे और भी कई नाम हैं, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डी कंपनी को आगे तक पहुंचाया। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर दाऊद इब्राहिम को उसके स्ट्रगलिंग पीरियड से इन लोगों का साथ नहीं मिला होता तो वो आज कहां होता? क्या वो आज डी कंपनी जैसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का सीईओ बनकर बैठा होता, या फिर भारत की किसी जेल में अपने किए की सजा काट रहा होता, या हो सकता है कि दुश्मन की गोली का शिकार हो गया होता? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों, डी कंपनी में छोटा राजन और उसके कंट्रीब्यूशन को छोड़ दें तो ये 4 लोग हैं जो छोटा शकील, टाइगर मेनन, जावेद चिकना और दाऊद का अपना भाई अनीस इब्राहिम, इन चारों पर दाऊद इब्राहिम काफी भरोसा करता है। अब हम आपको उस व्यक्ति और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना तो इनकी कम्युनिटी से था और ना ही वर्तमान में डी कंपनी के लिए काम कर रहा है, लेकिन डी कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसके कंट्रीब्यूशन की चर्चा किए बिना डी कंपनी की कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। हम बात कर रहे हैं छोटा राजन की। एक समय था जब दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर काफी भरोसा करता था। दोस्तों, हम आप जैसे व्यूअर्स पर काफी भरोसा करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले बेहतरीन वीडियो आप लगातार देखते रहें। दोस्तों, आज की मुंबई में डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम का वो भौकाल नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। भेड़िया भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसके दांत और नाखून अभी भी पहले की तरह तेज है। साल 2015 में दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बात सामने आई कि वो सरेंडर करना चाह रहा है, और ये बात किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कही, बल्कि देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही कि दाऊद इब्राहिम का उनके पास फोन आया, जिसमें उसने ऑफर दिया था कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। उसकी शर्तों में ये बात शामिल थी कि उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, अरेस्ट करके 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं देगी, उसके साथ मारपीट नहीं करेगी, बल्कि उसे घर में ही हाउस अरेस्ट किया जाएगा। वो अपने ऊपर लगे तमाम केसेस का सामना करेगा, और यदि वो दोषी पाया जाता है तो वो सजा भी भुगतने को तैयार है। दाऊद तो आने के लिए तैयार था, और ऐसा नहीं, जब भी मेरे को लंदन में उनका फोन आया, मैंने उसे पूछा कि तुम सच कह रहे हो? बोला साहब सच की बात क्या है, आप हाँ कहो तो मैं कल आऊं। तो मैंने शरद पवार को फोन किया। शरद पवार को मैंने कहा कि पुलिस से पूछो ये आना चाहता है, ये कबूल करेंगे? कहा नहीं। लेकिन उस दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने दाऊद इब्राहिम की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, और ये बात वहीं खत्म हो गई। आज की तारीख में एक आम मुंबईकर के मन में अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम को लेकर कोई डर नहीं है। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं कि दाऊद इब्राहिम के मजबूत 4 साथी कौन कौन है। टाइगर मेनन। साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल टाइगर मेनन आज भी फरार है। इसका असली और पूरा नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन है। इसका जन्म मुंबई के एक साधारण से परिवार में हुआ। ये पढ़ाई लिखाई में फिसड्डी निकल गया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जब ये बड़ा हुआ तो उसने बैंक में चपरासी की नौकरी शुरू कर दी।
लेकिन इस नौकरी पर काम करते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये नौकरी करके वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। 1980 के टाइम पीरियड में टाइगर मैमन ने तस्करी का काम शुरू किया। सोने, चांदी और दूसरे सामान की तस्करी करके इसने काफी पैसा बनाया और इसी दौरान इसकी मुलाकात होती है दाऊद इब्राहिम से। इसके बाद ये दाऊद इब्राहिम के साथ काम करने लगा और उसका काफी भरोसेमंद आदमी भी हो गया। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि पर बनी विवाद इमारत को गिरा दिया, तो उसके बाद मुंबई में भी दंगे भड़क उठे और इन दंगों की आग में टाइगर मैमन के ऑफिस को भी जलाकर रख दिया गया। इस बात से टाइगर मैमन काफी गुस्से में आ गया। कहते हैं कि अपने ऑफिस को जलाए जाने का बदला लेने का डिसीजन टाइगर मैमन का ही था और उसने ये बदला मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराकर किया। ब्लास्ट होने के पहले ही टाइगर मैमन अपने पूरे परिवार के साथ दुबई भाग गया। तब से लेकर आज तक वो पाकिस्तान में रह रहा है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं आया। आज भी उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है, जबकि इसका भाई याकूब मैमन पकड़ा गया था। उसे मुंबई ब्लास्ट के मामले में देश की अदालत में फांसी की सजा दी गई थी, जो कि एग्जीक्यूट भी हो गई। लेकिन टाइगर मैमन अभी भी फरार है। जावेद चिकना, इसका पूरा नाम है जावेद पटेल और ये ट्रैवल एजेंसी चलाता था। साल 1998 के दौरान इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। इसके साथ ही ये डी कंपनी से जुड़ गया। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में ये दाऊद इब्राहिम के सभी काले कारनामों को काफी अच्छे से अंजाम दिया करता था। इसी काम के जरिए उसने अपना नाम और पहचान बनाना शुरू किया, काफी पैसा भी कमाया। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम का इतना भरोसेमंद हो गया कि ये उसकी कंपनी में रहकर अपने दम पर कई फैसले करने लगा। इसने डी कंपनी के लिए काफी डेंजरस काम किए। ये मुंबई पुलिस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल है, लेकिन फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है क्योंकि ये पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के साथ ही रहता है। अनीश इब्राहिम, अनीश दाऊद का ही भाई है। ये कंपनी में बेसिकली सोने चांदी की तस्करी से जुड़ा काम देखता है। 1993 के बम ब्लास्ट के मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश है, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। साल 1993 के बम ब्लास्ट के समय अनीश इब्राहिम ने काफी अहम रोल प्ले किया। संजय दत्त को अबू सलेम में जो हथियार उपलब्ध कराए थे, उसमें अनीश इब्राहिम का भी हाथ था। कहते हैं कि इसके बाद अनीश इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम से मार खानी पड़ी थी। अनीश ने काफी सूझबूझ और चतुराई से कंपनी का काफी फायदा कराया। वो कंपनी के ब्लैक मनी को हवाला के जरिए वाइट करने का काम करता था। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद अनीस इब्राहिम जो फरार हुआ, तो अब तक भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ नहीं आया। उसे लगता है कि दाऊद इब्राहिम के बाद भी कंपनी की कमान उसके हाथ में ही आएगी। वो अपने आप को दाऊद का उत्तराधिकारी और कंपनी में नंबर 2 की पोजीशन पर देखता है, लेकिन उसकी इस पोजीशन पर एक और व्यक्ति की नजर है और वो है छोटा शकील। छोटा शकील का जन्म मुंबई में साल 1950 में हुआ था। उस समय उसका नाम अब्दुल बाबू शकील था, लेकिन आगे चलकर ये छोटा शकील के नाम से फेमस हुआ। इसने 1988 में डी कंपनी को ज्वाइन किया था और तब से लेकर अब तक ये दाऊद इब्राहिम के काफी करीब रहकर क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता आ रहा है। 1993 के बम ब्लास्ट के मामले में भी मुंबई पुलिस को उसकी तलाश है। ये भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और इसके ऊपर 20 लाख रुपयों का इनाम घोषित है, जबकि जावेद चिकना और अनीश इब्राहिम पर 15-15 लाख का इनाम घोषित किया गया है। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का साथ उस समय दिया जब उसे टैलेंटेड और वफादार लोगों की जरूरत थी। ऐसी कंडीशन में छोटा राजन की एंट्री दाऊद इब्राहिम की गैंग से हुई। दरअसल उस समय छोटा राजन अपने उस्ताद बड़ा राजन की हत्या का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। वो किसी भी कीमत पर बड़ा राजन की हत्या के लिए जिम्मेदार अब्दुल कुंजू को मारना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। फाइनली दाऊद इब्राहिम के इनपुट पर खेल के मैदान में छोटा राजन ने अपने उस्ताद की हत्या का बदला लिया और अब्दुल कुंजू का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो डी कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगा। उसने दाऊद इब्राहिम का भरोसा जीता और उसके दाहिने हाथ की तरह काम करता रहा। ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरह से संभाल लिया था इसने। डी कंपनी को पूरी तरह से कॉर्पोरेट कंपनी की तरह हैंडल करने लगा। उसका मैनेजमेंट देखने लगा और उसे चलाने का पूरा काम भी छोटा राजन ही करता था। छोटा राजन कंपनी के हर छोटे बड़े फैसले लेता था, यहाँ तक कि कंपनी में काम करने वाले छोटा शकील, शरद शेट्टी, सौत्या जैसे लोग भी कंपनी में कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, बल्कि वो तमाम फैसले छोटा राजन ही किया करता था। यही वजह थी कि छोटा शकील और उसकी गैंग को छोटा राजन से जलन होने लगी।
वो सभी आगे चलकर दाऊद इब्राहिम के कान भरने लगे। जबकि आपको बता दें कि छोटा राजन ही वो व्यक्ति था जिसका काम था मुंबई और दूसरे हिस्सों में कंपनी के लिए नए नए क्रिमिनल्स को रिक्रूट करना, उनको जुए सट्टे का अवैध कारोबार, अवैध वसूली, ड्रग्स, गोल्ड और दूसरे फॉरेन आइटम्स की तस्करी, वैश्यावृत्ति, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे अपराधों में लगाना और फिर उनसे पैसा कमाने वाला काम छोटा राजन ही किया करता था। अपनी कंपनी में काम करने वाले लड़कों को बाकायदा मंथली सैलरी दिया करता था। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट किया करता था। जेल जाने पर डी कंपनी के सभी लोगों का केस कंपनी की तरफ से लड़ा जाता था। उसका खर्चा भी कंपनी ही उठाती थी। जेल में रहने के दौरान डी कंपनी के लोगों के जेल के सारे खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होती थी। छोटा राजन ने डी कंपनी को कुछ इस तरह से मैनेज किया कि इब्राहिम बिल्कुल निश्चित होकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। डी कंपनी का सिंडिकेट भारत के ज्यादातर हिस्सों के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे दूसरे देशों में भी फैल गया। छोटा राजन पूरी तरह से इस कंपनी के मैनेजर की तरह काम कर रहा है। ये बात छोटा शकील, शरद शेट्टी और दूसरे लोगों को खटकती थी कि उनको डी कंपनी के नाम से कोई भी काम करने से पहले छोटा राजन की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो आगे चलकर छोटा राजन से जलने वाले लोग उसके खिलाफ दाऊद के कान भरने लगे। पहले तो दाऊद ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर उसका भी मन बदल गया। दरअसल अरुण गवली गैंग के 4 शूटर्स ने दाऊद इब्राहिम के सबसे छोटे बहनोई स्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी थी और दाऊद जल्द से जल्द उसके हत्यारे को मौत की नींद सुलाना चाहता था। उसने ये काम छोटा राजन को दिया, लेकिन छोटा राजन इस काम को करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गवली गैंग के जिन लड़कों ने इस कांड को अंजाम दिया था उसमें से 2 मुंबई के फेमस जेजे हॉस्पिटल में एडमिट थे। और इसी देरी का फायदा दाऊद के कान भरने वाली गैंग ने उठाया और इस काम को खुद करने की परमिशन सीधे दाऊद से ले ली। इसके बाद मुंबई का जेजे हॉस्पिटल गोलीकांड हुआ। इस गोलीकांड में भी दाऊद के 2 शिकार में से 1 बच गया। इसके बाद 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में जब दाऊद इब्राहिम का नाम आया तो पहले तो छोटा राजन ने इस कांड में दाऊद इब्राहिम के शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे हैरानी इस बात की हुई कि डी कंपनी में उसे लगातार इग्नोर किया जा रहा था। उसे बिना बताए न केवल कई फैसले लिए जा रहे थे, बल्कि उन पर अमल भी किया जा रहा था। और उसे ये अच्छी तरह पता चल गया कि मुंबई के 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग थी। उसके बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दरार और दीवार दोनों बन गई। छोटा राजन ने दाऊद का साथ छोड़ दिया और वो दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटा राजन एक समय में डी कंपनी का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करता था। उसके दिमाग के लोहे का इस्तेमाल करके ही दाऊद इब्राहिम ने अपनी कंपनी को मजबूत किया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि छोटा राजन के छोड़ने के बाद डी कंपनी खत्म हो गई हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दाऊद इब्राहिम के पास बेसिकली ऐसे 4 मजबूत स्तंभ थे जिनके कंधों पर उसने डी कंपनी का सारा भार दे रखा है। बीच में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात भी सामने आई थी। इस तरीके से दाऊद इब्राहिम के बारे में जब भी कोई अफवाह उड़ी तो उसका क्लियर कंफर्मेशन छोटा शकील ही करता था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।